हेलो दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तीनों ने उसका मुंह दबा लिया और एक अंधेरे कमरे में खींचते हुए ले गई। इस पर नविता डर गई और उसने कहा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी सहेली हो ना तुम सब तो। अरे हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बस थोड़ा सा काम बाकी है। ऐसा कहते हुए पिंकी ने नविता के सर पर हाथ रखा जो काफी ठंडा था। उसका हाथ सर पर आते ही नविता बेहोश हो गई। फिर वो तीनों प्रकाश में बदल गई और बारी बारी से नविता के अंदर वो प्रकाश समाने लगा। वहां बाहर किसी ने नविता के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने पुलिस में सूचना दे दी कि कॉलेज बंद है, लेकिन अंदर से कोई बचाव की आवाजें आ रही है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे कॉलेज को चेक किया तो नविता एक कमरे में बेहोश पड़ी थी। फिर उसे उसके माँ बाप को सौंप दिया गया। थोड़ी देर बाद नविता को होश आ गया और वो बिल्कुल ठीक थी। नविता की माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी। नविता ने अपने परिवार और पुलिस को यही बताया कि उसे नींद आ गई थी और वो ऊपर के फ्लोर पर सो गई थी, और जब वो उठी तो कॉलेज बंद हो गया था। अगर नविता अपनी भूतिया सहेलियों के बारे में बताती तो लोग उसे पागल ही समझते। वो समझदार थी और वो ये समझ चुकी थी कि मुंह बंद रखने में ही भलाई है। नविता को पाकर उसके घर वाले बहुत खुश थे। ये सब होते होते अब रात भी हो चुकी थी तो घर वाले उसे कमरे में सुलाकर चले गए। अब नविता गहरी नींद में थी। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रहे थे। अचानक नविता के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। उसके हाथ पांव ऐंठ गए और चेहरा सफेद होने लगा। उसके आंखों के नीचे का कालापन बढ़ गया। वो अजीब और बेढंगे तरीके से बिस्तर से उठी और कोई गीत गुनगुनाते हुए गेट खोलकर घर से बाहर आ गई। रात को सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ था। कुत्ते भौंक रहे थे, पर नविता को देखकर कुत्तों ने अचानक रोना शुरू कर दिया। वरना उस गली के कुत्ते रात में किसी को भी उस गली में देखकर अक्सर भौंकते थे। चलते हुए नविता के हाथ पैर एकदम विचित्र से लग रहे थे। अभी नविता सड़कों पे चल ही रही थी कि तभी यूं सुनसान सड़कों पर एक अकेली लड़की को जाता देख कुछ शराबी और उचक्के उस पर कमेंट करने लगे, पर नविता उनको अनसुना कर चली जा रही थी। तभी एक शराबी की हिम्मत बढ़ गई और वो गलत नियत से नविता के पीछे चलने लगा। और आगे चलते चलते उसने नविता का मुंह पकड़ा और एक सुनसान गली में घसीटने का प्रयास करने लगा। ना जाने नविता में कौन सी शक्ति समा गई। नविता की गर्दन कट गई और उसने उस शराबी को दूर धक्का दे दिया और वो बिजली के खंभे से टकराकर बेहोश होकर गिर गया। और इसके साथ ही नविता बहुत भयानक तरीके से हंस उठी। थोड़ी देर बाद नविता फिर से सड़क पर चल रही थी। फिर चलते चलते वो एक कोठी के पास जाकर रुकी और उस कोठी को निहारते हुए रो पड़ी और रोते रोते उस कोठी का दरवाजा खटखटाने लगी। उसके खटखटाने की आवाज़ सुन एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। पहले तो नविता उस बूढ़ी को देखती रह गई, फिर माँ माँ कहते हुए उसके गले लग गए। तो उस बूढ़ी ने उसे अपने से दूर हटाते हुए कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो नविता ने भरे कंठ से कहा, माँ तुम मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी गीता हूँ। इतना कहते ही नविता के चेहरे में गीता का चेहरा झलकने लगा। गीता मेरी बेटी। इतना कहते हुए वो बुढ़िया नविता के शरीर से चिपक गई। फिर दोनों दिल खोलकर आंसू बहाने लगी। उस बूढ़ी ने नविता के माथे को चूमते हुए पूछा, तो कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? इस पर नविता के शरीर में समाई गीता ने अपनी माँ को कस के गले लगाते हुए कहा, माँ मैं इस लड़की को माध्यम बनाकर आई हूँ। तू भी जानती है मैं जिंदा नहीं हूँ। माँ पर मैंने आत्महत्या नहीं की थी। उस दिन मैंने सहेलियों से बाउंड्री पर चलने की शर्त लगाई थी और मेरा पैर फिसल गया था। तो उस बूढ़ी ने नविता को दुलार करते हुए कहा, मुझे पता था मेरी बच्ची
तो आत्महत्या नहीं कर सकती थी। फिर गीता ने अपनी माँ की गालों को सहलाते हुए कहा, हाँ माँ, पर माँ मेरे पास समय कम है। तू जल्दी से हलवा बना कर ले आना। मैं आखिरी बार तेरे हाथों का बना स्वादिष्ट हलवा खाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही उस बूढ़ी औरत ने कहा, रुक बेटा, मैं अभी बना कर लाती हूँ, तो यही बैठा, मैं अपनी लाडो रानी के लिए तुरंत हलवा बना कर लाती हूँ। इतना कहते ही वो किचन में भागते हुए गई। वहाँ जल्दी जल्दी उन्होंने हलवा तैयार किया। उनका शरीर ठंड में भी पसीने से लथपथ हो गया। वो बाहर आंगन में बैठी नविता, जो अब गीता थी, उसे हलवा देकर बोली, तू अब यही रह जा बेटी, देख अब मत जा, मैं तेरे लिए रोज हलवा बनाऊंगी, तुझे खेलने से भी नहीं रोकूंगी और तेरी पसंद का सारा सामान भी ला दूंगी। बस तू अब मुझे छोड़ के मत जा। ऐसा कहते कहते उनकी आंखें छलक गई तो गीता ने हलवे से भरा चम्मच अपनी माँ की ओर बढ़ाते हुए कहा, माँ, हमारी दुनिया के भी कुछ नियम है। अब मेरे पास मेरा शरीर नहीं है और ये जिसके शरीर में मैं हूँ वो भी किसी की बेटी है। उसकी भी तुम्हारी तरह माँ है जो अपनी बेटी को ढूंढेगी। समझो ना माँ, मेरी आत्मा बस इसीलिए भटक रही थी क्योंकि मैं तुझे सच्चाई बताना चाहती थी। तो उसकी माँ ने उसे भरी आंखों से देखते हुए कहा, तू बहुत बड़ी होकर आई है गीता, मैं भी तुझसे वहीं मिलूंगी तेरी दुनिया में। मेरा इंतजार करना मेरी बच्ची। इस पर गीता ने कहा, नहीं माँ, तू भगवान से प्रार्थना कर कि मुझे अब मुक्ति मिल जाए। तू मेरी दुनिया में मत आना माँ, यहाँ अंधेरे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। भटकना बहुत बुरा होता है माँ। ये कहते हुए गीता के आंसू उस हलवे में गिर गए। हलवा खाते खाते अचानक से नविता के शरीर से गीता की आत्मा निकल गई और नविता बेहोश हो गई। जब नविता को होश आया तो उसे अपना सर भारी महसूस होने लगा। अपने सामने गीता की माँ को देखकर उसने पूछा, आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? तो गीता की माँ ने उसके सर पर दुलार करते हुए कहा, नविता, मैं गीता की माँ हूँ। गीता की माँ? नमस्ते आंटी। ये कहते हुए नविता रुक गई तो गीता की माँ ने कहा, बेटी, वो तुम्हारे शरीर को माध्यम बनाकर आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी। शायद अब उसे मुक्ति मिल जाए। तो नविता ने अपना दुखता हुआ सर पकड़ते हुए कहा, हाँ आंटी, गीता ने आत्महत्या नहीं की थी। चलो बेटी, मैं तुम्हारे कारण ये सच जान पाई, वरना वर्षों मेरे मन में ये सवाल था कि क्यों गीता मुझे यूँ छोड़कर चली गई। ये कहते हुए गीता की माँ ने फिर से नविता के चेहरे में गीता को देखना चाहा, पर वो नविता ही थी। गीता जा चुकी थी। फिर नविता ने पूछा, आंटी, क्या आप मुझे घर छोड़ दोगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं? गीता की माँ ने कहते हुए अपने स्कूटी की चाबी उठाई और नविता को उसके बताए पते पर लेकर चल दी। यहाँ घर पर अभी भी सब सोए लगते थे। गेट अभी भी खुला ही पड़ा था। नविता ने आंटी को बाय किया और अंदर आ गई। गीता की माँ उसे जाता हुआ देखती रह गई। उनके आंसू बहने लगे। अगले दिन सब सामान्य ही था। नविता अपनी रात वाली सारी कहानी सोकर उठने के बाद भूल गई थी। उसे ये सब सपने की तरह आधा अधूरा से याद था। अगली रात नविता के साथ फिर ऐसी ही घटना घटी। उसका शरीर फिर हलचल पैदा करने लगा। इस बार उसके शरीर में कविता की आत्मा आई थी। नविता फिर बिस्तर से उठकर घर से बाहर आ गई और कविता के घर की तरफ निकल गई। आज कुत्ते उसे देखकर दूर भाग गए। नविता अजीब डरावनी हंसी के साथ सड़क पर उछलती कूदती हुई चल रही थी। कविता का घर एक जॉल में था। उसने भी अपने घर पहुंचकर अपने घर का गेट पीटना शुरू कर दिया। उसके घर का गेट एक 22-23 साल की युवती ने खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है। उसके खुले उलझे बाल और उसके अंदर धंसी आंखों को देखकर वो युवती चीख पड़ी, जिस कारण वहां एक युवक भी आ गया। नविता को देखकर उसने पूछा, कौन है तू? भाई तो मुझे नहीं पहचानता। अब नविता के शरीर से कविता की आवाज सुनकर वो युवक डर गया। कविता दीदी?
वो बोलकर भौचक्का रह गया। हाँ बाबू, मैं कविता। और यहाँ भी नविता के चेहरे में कविता की झलक आने लगी। दीदी, दीदी तुम तो। इतना कहते हुए बाबू, जो कविता का छोटा भाई था, उसके मुंह में शब्द ही रुक गए। फिर कविता ने मायूस होते हुए कहा, हाँ बाबू, अब मैं नहीं हूँ, मैं मर ही चुकी हूँ। ये सुनकर पीछे खड़ी युवती बेहोश हो गई। उसे यूं बेहोश होता देख कविता ने पूछा, कौन है ये? मेरी पत्नी है दीदी। ये कहते हुए बाबू अपनी पत्नी को उठाने लगा और कविता को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। तो कविता ने कहा, तूने शादी कर ली बाबू? वाकई में बहुत सुंदर भाभी लाया है। सुन बाबू, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, माँ बाबा से मिलवा दे। तो बाबू ने हकलाते हुए कहा, माँ बाबा। तो कविता ने घबराते हुए कहा, क्यों, कहाँ है वो? जल्दी बोल, मैं उनसे आखिरी बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आत्महत्या करके बहुत गलत किया था। अब वो नहीं रहे दीदी। ये कहते हुए बाबू की आंखें भर आई। क्या? अरे। ये कहते हुए नविता अपना सर पकड़ के बैठ गई। देख दीदी, उनकी फोटो लगी हुई है। ये कहते हुए बाबू कविता को अंदर कमरे में ले गया। वहाँ माँ बापू के बीच कविता के फोटो पर भी माला चढ़ा था। दीदी, तुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। पता है, तेरी याद में बाबा ने कई महीनों तक सही से खाना नहीं खाया था। और माँ का तो पूछ मत, तेरे जाने के बाद वो एक जिंदा लाश बन के रह गई थी। ये बताते बताते बाबू कविता के गले लग गया। अब कविता और बाबू दोनों ही माता पिता को याद करते हुए रोने लगे। कविता ने माँ बाबा की फोटो के आगे माफ़ी मांगी और अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। और प्रार्थना करते करते कविता की आत्मा नविता के शरीर से अलग हो गई। नविता का शरीर वही जमीन पर लुढ़क गया। अब नविता को जब होश आया तो यहाँ भी उसके सिर में बहुत दर्द था। होश में आने के बाद उसने बाबू से सारी बातें जानी और अपने घर छोड़ने को कहा। फिर बाबू ने नविता को घर छोड़ दिया। नविता के घर में आज भी इस बात की कोई भनक न थी कि वो बाहर भी गई थी। नविता पहले की तरह कमरे में आकर सो गई और अगले दिन सुबह जब वो जगी तो पहले की तरह सब उसके दिमाग से निकल चुका था कि पिछली रात क्या हुआ था। अब इस रात फिर यही होने वाला था। नविता फिर गहरी नींद में सोई थी और घड़ी में 2 बजे पिंकी की आत्मा उसमें समा गई और पिंकी की आखिरी इच्छा अपने प्रेमी से मिलने की थी। पिंकी नविता के शरीर को लेकर अपने प्रेमी अरुण के घर आ गई। अब उसने वहाँ गेट के बाहर लगी बेल बजाई। तब बाहर एक 50 साल का आदमी आया और उसके साथ एक जवान लड़का भी था। दोनों नविता को देख ही रहे थे कि कोई लड़की इतनी रात गए यहाँ क्यों आएगी। कि तभी अरुण ने उस लड़की को पहचानते हुए कहा, तुम तो नविता हो ना, जो क्लास 11 की, यहाँ क्यों आई हो? पिंकी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जवान लड़के के गले लगकर रोने लगी और बोली, अरुण, अरुण मुझसे गलती हो गई। तो उस लड़के ने नविता को पीछे धकेलते हुए कहा, क्या पागलपन है ये? अरुण नाम मेरे पापा का है, ये जो खड़े हैं, और मैं प्रिंस हूँ, इनका बेटा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? अब नविता के अंदर के पिंकी ने उस बूढ़े को अचंभे से देखा और उसने प्रिंस से कहा, पर तुम्हारी शक्ल तो हूबहू अरुण जैसी है। तो प्रिंस ने बौखलाते हुए कहा, हाँ तो मैं इनका बेटा हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आई हो नविता? ये सुनते ही अरुण ने प्रिंस से पूछा, तुम इस लड़की को जानते हो? तो प्रिंस ने कहा, हाँ, ये मेरे स्कूल की स्टूडेंट है। तो अरुण ने भी गुस्से में कहा, तो ये यहाँ पर क्या ड्रामा कर रही है? ये सुनते ही पिंकी की आंखें भर आई और उसने कहा, ड्रामा? ड्रामा तो मुझे लग रहा है अरुण। हाँ, हो भी तो इतने साल गए हैं। तुम इंसान हो तो बूढ़े हो गए। मैं भी कितनी पागल हूँ। अरुण और उसका बेटा उसे अजीब तरह से देख रहे थे। फिर पिंकी ने अरुण के पास जाकर कहा, अरुण, मैं पिंकी हूँ। मैं इस लड़की के शरीर को माध्यम बनाकर तुमसे मिलने आई हूँ। तो अरुण ने झुंझला कर कहा, कौन पिंकी? अब पिंकी ने जोर से सिसकते हुए कहा, अरुण तुम मुझे भूल गए। मैं पिंकी,
तुम्हारी प्रेमिका। तो अरुण ने आंखें फाड़कर हकलाते हुए कहा, पिंकी, तुम तो मर चुकी थी। तो पिंकी ने कहा, हाँ अरुण, तभी तो मैं कहे जा रही हूं कि नविता के शरीर के अंदर मैं हूं पिंकी। तो अरुण ने चिल्लाकर कहा, क्या भद्दा मजाक है, निकलो यहाँ से। तो पिंकी ने कहा, अरुण तुम्हें याद है, मैं और तुम अपना होमवर्क मेरी बड़ी बहन रीना से करवाया करते थे और बदले में उनकी चिट्ठी रामकिशन जीजा को पहुंचाया करते थे। और एक बार दिवाली की शाम एक दूसरे को किस करने के लिए हम बबीता आंटी के गैरेज में छिपकर बैठे थे और उस कारण घर देर से पहुंचने पर मेरे घर में बवाल हो गया था। और उस खुशबू की माँ ने एक बार हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था तो तुम्हारे घर में शिकायत कर दी थी। और जब तक पिंकी आगे कुछ कहती, अरुण ने उसे चुप करवा दिया और उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, चुप हो जाओ पिंकी। हाँ, ये वो बातें हैं जो पिंकी के अलावा कोई नहीं जानता। तुम जरूर उसकी कोई बेटी होगी। तो प्रिंस ने कहा, नहीं पापा, इसकी माँ का नाम राखी है। तो अरुण ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो प्रिंस ने कहा, वो कॉलेज के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आई थी। तो अरुण ने फिर से सर पे हाथ रखते हुए कहा, ओह, तो तुम पिंकी ही हो। पर अब क्या करने आई हो? उस समय तो गुस्सा, शक, यही सब तुम में भरा था और वही तुम्हें खा गया था। तो पिंकी ने कहा, अरुण माफ कर दो मुझे, पर क्या तुमने शादी कर ली? हाँ पिंकी, क्या करता मैं? तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गया था। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि कोई नहीं था हमारे बीच में। ये कहते हुए अरुण की आंखों में आंसू छलक उठे। और शादी मेरे पेरेंट्स ने सविता, जो मेरे मामा के बगल वाले घर में रहती थी, उससे पक्की कर दी थी मेरे बीए पास होते ही। तो पिंकी ने गुस्साते हुए पूछा, वो मोटी सविता, तुम उससे शादी कैसे कर सकते थे? क्या तुम नहीं जानते थे उसने मेरा कॉलेज में कितना मजाक बनाया था? सिर्फ मेरे मैथ में ही क्रॉस लगा था। हाँ पिंकी, पेरेंट्स के आगे मैं हार गया था और अब तो सविता भी नहीं रही। पिछले साल वो हम दोनों को अकेला छोड़ के चली गई, मुझे और मेरे बेटे प्रिंस को, ये जो खड़ा है। ये कहते हुए उसने प्रिंस की तरफ इशारा किया। तो पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बुरा लगा सुनकर, पर अरुण क्या अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तो प्रिंस ने नाराज होते हुए कहा, ये संभव नहीं है। तो पिंकी ने गुस्से से प्रिंस को डांटते हुए कहा, क्यों संभव नहीं है? हाँ। तो प्रिंस ने कहा, तुम जो नविता के शरीर में हो उसका क्या होगा? तो पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं नहीं जानती नविता का क्या होगा क्या नहीं, मुझे बस अब अरुण के साथ रहना है। तो प्रिंस ने अपने पापा को डांटते हुए कहा, और पापा, आपने तो माँ से लव मैरिज की थी, तो ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो आप? ये सुनते ही पिंकी प्रिंस पर पागलों की तरह टूट पड़ी और उसकी गर्दन दबाने लगी। तो प्रिंस ने जैसे तैसे पिंकी पे कंट्रोल पाया और उसे एक चादर में बांधकर वहीं बिठा दिया। अरुण ने भी पिंकी को समझाने की कोशिश की, पर वो किसी की बात नहीं मान रही थी। अब उसको समझाने बुझाने में सुबह भी हो गई और प्रिंस ने कॉलेज के ऑफिस से नविता के पिताजी का फ़ोन नंबर लिया और फ़ोन पर ही उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्हें बुलाकर नविता को उन्हें सौंप दिया। पर अब नविता का यूं अजीब व्यवहार देखकर उसके पिता उसे मानसिक चिकित्सक के पास लेकर गए। वहाँ भी नविता अपना नाम पिंकी बताती रही और अरुण के पास जाने की जिद करती रही। अब घर में आकर भी पिंकी का अरुण के पास जाने की जिद वाला नाटक शुरू था। नविता की माँ उसका ये रूप देखकर रोने लगी। तभी उनकी नौकरानी ने उनको किसी तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी। वहाँ जाकर तांत्रिक को सारी बातें बताई गई। तांत्रिक को देखकर पिंकी की आत्मा घबरा गई। अब नविता की आंखें ऊपर चढ़ गई और चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। फिर तांत्रिक के कुछ तंत्र क्रिया करने पर पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं नविता का शरीर नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। तो तांत्रिक भी जिद्दी था। उसने कहा, तुझे जाना होगा, तो इस तरह किसी के शरीर पर कब्जा नहीं कर सकती दुष्ट। अब नविता की आवाज़ बहुत भारी हो गई। नहीं, मैं अपने अरुण को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो एक कोने में बैठी बार बार अजीब तरह से झूम रही थी।
तांत्रिक ने उसके बाल में कुछ गांठें लगाई और उसके हाथ एक डोरी से बांध दिए और कहा, क्यों नहीं जाएगी? ये तेरा शरीर नहीं है मूर्ख, तूने तो अपना शरीर बहुत सालों पहले ही खत्म कर दिया। तो नविता ने कहा, नहीं, मैंने खत्म नहीं किया। और इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे पेट में अरुण का बच्चा था, जिस कारण अरुण ने मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तो तांत्रिक ने परिवार वालों से कहा, ये अरुण कौन है? उसे बुलाओ। तो नविता के पिता अरुण को लेकर तांत्रिक के पास आ गए। अब अरुण और पिंकी दोनों आमने सामने थे। पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा, अरुण, तेरे कहने पे मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब ये क्या था? तूने मुझे धोखा दिया था। तो क्या करता मैं? तुम्हारी जिद और शक से तंग आ चुका था और तुम पेट से भी हो गई थी। तुम्हारा बार बार झगड़ा करना, यूं शक करना, इतना प्रेशर हो गया था। और उस समय मैं सिर्फ 12वीं में था। सविता मेरी अच्छी दोस्त थी, उसी ने मुझे बताया था कि फिनाइल पीने से बच्चा गिर जाता है, और फिर मैंने तुम्हें फिनाइल पीकर बच्चा गिराने की सलाह दी थी। ये सब कहते हुए अरुण रोने लगा। यही मेरी मौत का कारण बन गया अरुण, और तूने उस सविता से ही शादी कर ली। पिंकी ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद सविता मेरे बहुत करीब आ गई थी। उसी के पिताजी की वजह से मैं बच पाया, वरना मैं जेल में पड़ा होता। तुम्हारी मौत के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम्हारे प्रेगनेंसी की बात सामने आई तो रुपए भरकर उन्होंने इस बात को दबाया था। अरुण ने बोलना जारी रखा। और इस तरह मैं सविता के बोझ तले दब गया। मुझे उससे शादी करनी पड़ी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ तो माफ़ कर दो मुझे। अरुण माफ़ी मांगते हुए बोला, नहीं, अब मैं तेरे साथ रहूंगी। पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा। तभी वह दो और आत्माएं प्रकट हुई जिन्हें सिर्फ पिंकी और तांत्रिक ही देख पा रहे थे। ये दोनों कविता और गीता थी। कविता ने पिंकी से कहा, पिंकी, हम तीनों ने शपथ ली थी कि हम नविता के शरीर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आखिरी बार अपने प्रियजनों से मिलकर इसे छोड़ देंगे। फिर गीता ने कहा, अपना वादा निभाओ पिंकी, इस मासूम को जाने दो। तो पिंकी ने उनपे नाराज होते हुए कहा, नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अब इस बात को सुनकर उन दोनों ने पिंकी की आत्मा को नविता के शरीर से बाहर खींचना शुरू किया। पिंकी और उनके बीच खूब लड़ाई हुई और अंत में उन्होंने पिंकी की आत्मा को बाहर खींच लिया। जैसे ही पिंकी की आत्मा नविता के शरीर से बाहर हुई तो तांत्रिक ने नविता के शरीर को एक पवित्र डोर से बांध दिया। अब पिंकी दोबारा नविता के शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी और यह देखकर कविता और गीता हंसने लगी। फिर वो दोनों गायब हो गई। अब पिंकी भी निराश होकर एक और खड़ी हो गई और प्रकाश बन के उड़ गई। तांत्रिक ने नविता के परिवार को सलाह दी कि नविता को उस स्कूल में जाने मत देना। नविता के पापा ने उस घटना के बाद नविता का स्कूल बदलवा दिया